अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जी सॉलिड्स को हम जो है उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग पर क्लासिफाइड करते हैं। तो ये हमने 4 टाइप्स की सॉलिड्स में क्लासिफाइड कर देते हैं। तो नंबर 1 पर जी हमारे पास आ जाता है जी सॉलिड जो है वो आयोनिक है। नंबर 2 पर कोवलेंट सॉलिड्स है। नंबर 3 पर मेटेलिक सॉलिड है और नंबर 4 पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। और इसमें जी अब हम आयनिक सॉलिड्स पढ़ते हैं। जी आयनिक सॉलिड्स जो है इसमें नाम से पता चल रहा है जी आयन। अगर हम देखें तो इसमें नाम से पता चल रहा है जी आयन। तो इसमें आयंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। मॉलिक्यूल्स या एटम्स इसमें मौजूद नहीं होते। ये आयन से मिलकर बना होता है। और इस सॉलिड में जो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आयंस जो होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर जुड़े होते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं और आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जिसकी मदद से आयंस जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वो क्रिस्टल में जुड़े होते हैं। और इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं जी NaCl है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर जो प्रॉपर्टी वही है जी, आपने बताना है कि हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स जो हैं ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हैं, यानी कि केटाइंस और एनाइंस से मिलकर बनते हैं। और ये केटाइंस और एनाइंस जो होते हैं ये 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन में ख़ुद को अरेंज करते हैं एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर। और इसके बाद करें तो ये स्टेबल कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं जी इसमें NaCl की। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 801 सेल्सियस। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसका जी बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है 1413 सेल्सियस है। ये इसका हमारे पास जी बॉइलिंग पॉइंट है। अब इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्हीं शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर हम इनको आयनिक सॉलिड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है और ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं। अब इनकी वजह क्या है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्ड सॉलिड्स होते हैं और वॉलेटिलिटी ना होने के बराबर होती है। हम कहते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत कम है। इसकी मेन रीज़न क्या है? इसकी जी मेन रीज़न है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, या यूँ कह लें कि इसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड किसे कहते हैं? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड में हम ये कह लें कि जी हमारे पास ये एक लेट कर लें एक पॉजिटिव आयन है। इस पॉजिटिव आयन को ऑल डायरेक्शन से सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ऑपोजिट चार्जेस इसको अट्रैक्ट करेंगे ऑल डायरेक्शन से। और तो ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह हमारे पास अगर कोई नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन को ऑल डायरेक्शन से जो है वो हम एक ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इनके आयनिक क्रिस्टल्स। और इनके जो आयनिक क्रिस्टल्स के जो शेप है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है आयंस की रेडियस रेशियो पे। जिस तरह अगर हम बात कर लें सोडियम क्लोराइड है या लिथियम फ्लोराइड है, इनकी आयनिक रेडियस जो होते हैं ना, इनका आयनिक रेडियस की अगर हम रेशियो निकालें तो वो हमारे पास सेम आते हैं। तो इस वजह से इनके सेम रेडियस रेशियो होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर भी हमारे पास सेम होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। चूँकि ये हमारे पास आयंस होते हैं तो इसलिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इनका फार्मूला मैस होगा। आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस होगा, मॉलिक्यूलर मैस हम नहीं कहते हैं इसके लिए। इसके बाद जी हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाती है। तो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये हमारे पास बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, मैंने एक आयनिक सॉलिड की अरेंजमेंट दिखाई है। इसमें आयंस जो होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसमें ना तो कोई फ्री आयंस मौजूद होता है और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है सॉलिड स्टेट में। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास
बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन इनका अगर आप सॉल्यूशन बना लें या इसको मेल्ट कर दें मोल्टन फॉर्म में, हमारे पास फ्री आयंस होते हैं, तो इस वजह से ये गुड कंडक्टर होंगे। जिस तरह हम NaCl की बात कर लेते हैं, NaCl को हम पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में टूट जाता है। जिस तरह सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, तो ये एक्वस फॉर्म में, ये हमारे पास आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं आयनिक सॉलिड्स जो हैं। तो इस वजह से सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म जो है उसकी फॉर्म में ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और ये ब्रिटल होते हैं, ज़रा सी अगर आप लिटल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये आयनिक सॉलिड्स को हम क्या कर सकते हैं जी, तोड़ सकते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है जो बड़ी आसानी के साथ टूट जाते हैं कम फोर्स या कम प्रेशर लगाने से। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ये इतने ब्रिटल क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे पास ये आयन से मिलकर बनते हैं और आयन्स ऑपोजिट चार्जेस से ये मिलकर बने होते हैं। जिस तरह मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑपोजिट चार्जेस की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से एक लेयर जो होगी वो दूसरी लेयर के ऊपर कुछ यूँ स्लाइड करेगी, ऐसे स्लाइड करेगी कि जो हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो जब सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो और सेम चार्जेस रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो रिपेल करेंगे तो रिपेल करने से ये जो लेयर्स होती हैं ये ब्रेक हो जाती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं आयनिक सॉलिड्स आर वेरी शो ब्रिटलनेस। ठीक है, ये हमारे पास बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। तो उसकी रीज़न मैंने यहाँ पे बता दी है क्यों टूटते हैं, कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह जो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस रिपल्शन की वजह से आयनिक क्रिस्टल टूट जाता है। उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो इसमें जो आयंस होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो जिसका वॉल्यूम कम होगा, जो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो मोर डेंस होंगे और इनकी डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होती है। रिएक्शन रेट की बात करें, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ये सबसे जो तेज़ रिएक्शन देने वाले वो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जब आयनिक सॉलिड्स को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। जिस तरह ये मेरे पास सोडियम है और ये मेरे पास क्लोराइड, ये इनका ऑलरेडी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो टूट चुकी होती हैं। अब इन्होंने जस्ट सिर्फ बॉन्ड बनाना होता है, इनको बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ता। तो क्योंकि बॉन्ड पहले टूटा होता है इस वजह से ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरे कोवलेंट सॉलिड्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनको पहले अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, बॉन्ड तोड़ने के बाद फिर नया बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो उसमें जी उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है जो आयनिक सॉलिड्स की, वो ये है हमारे पास कि ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म जैसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये शो करते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ गई जी NaCl की। तो स्ट्रक्चर कैसे हम इसका ड्रॉ करेंगे NaCl का? तो NaCl का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए इसका जो यूनिट सेल है ये क्यूबिक होता है। ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्यूबिक सिस्टम में। तो अब इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्यूब ड्रॉ करना है। और क्यूब को कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपने जस्ट सिंपल सबसे पहले एक आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और फिर इसी के सेंटर में एक और स्क्वायर को ड्रॉ करना होगा। और इसी तरह आप एक मज़ीद स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं जी इसमें। और ये आप जब स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे तो इसके आपके हर कॉर्नर को आपने क्या कर देना जी, ज्वाइन कर देना यूँ। ये कॉर्नर इसके साथ, ये कॉर्नर इसके साथ, और ये वाला कॉर्नर जो होगा वो इसके साथ जाएगा, और ये कॉर्नर जो है ये इसके साथ कॉर्नर आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना। ये कॉर्नर ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास क्यूब तो बन गया। अब आपने इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन अरेंज करनी है जी। आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिस तरह मैं सबसे पहले ये ब्लू के साथ ब्लू मार्कर से क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये क्लोराइड्स हैं, और ये क्लोराइड्स जो हैं हर कॉर्नर पर मौजूद होंगे। ठीक है, ये हर कॉर्नर पर ये हमारे पास क्लोराइड एग्जिस्ट करता है। एट कॉर्नर्स पर 8 क्लोराइड आपने क्या कर देना जी, लगा देने। कॉर्नर्स पर लगाने के बाद आपने इसके बाद सोडियम की पोजीशन
आपने क्या करना है जी, सोडियम को लगाना है। और सोडियम जो होते हैं वो हमारे पास एजेस पे मौजूद होते हैं। हर एज के सेंटर पे आपके पास सोडियम मौजूद होगा। जिस तरह इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस एज का सेंटर हमारे पास ये है, और इस एज का सेंटर ऑलमोस्ट ये हमारे पास है। तो इधर हमारे पास ये सोडियम मौजूद है, और इस एज का सेंटर ये है, इधर हमारे पास सोडियम मौजूद होगा। इस एज का सेंटर ये है, इसका सोडियम यहाँ पे मौजूद होगा। फिर आपने क्या करना, अपोजिट एज के जो होंगे इन सोडियम आइंस को आपस में क्या करना है, ज्वाइन कर देना आपने। ये जो है हमारे पास यूं होगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। इसी तरह आपने इस फेस के साथ भी क्या करना है, इस एज के सेंटर में आपने सोडियम लगा देना है। फिर इसी तरह इस एज के सेंटर में आपने सोडियम लगाना है। फिर इसी तरह इस सेंटर के एज में आपने क्या करना है जी, इस एज के सेंटर में आपने सोडियम लगाना है। इसी तरह इस एज के सेंटर में आपने क्या करना है जी, सोडियम लगा दिया। जब सोडियम आपने लगाना है, फिर इन सोडियम को आपने आपस में ज्वाइन कर देना है, इनको इस तरह से। और इसी तरह इन दोनों सोडियम को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह फिर ये जो है, ये बैक एज वाला जो बैक एंड पे एज है, इसको आपने क्या करना है, इस बैक एज पे जो सोडियम मौजूद है उसके साथ आपने ज्वाइन कर देना है। इसी तरह ये जो फ्रंट एज है, इसी को आपने इसके साथ क्या करना है, ज्वाइन कर देना। सिमिलरली आपने इसी तरह इसको भी आपने क्या करना है जी, ज्वाइन कर देना इनको। और इस फेस के सेंटर निकालना है, तो इस एज से और ये एज ये आपके पास आ जाएगा, और इनको आपस में आपने जोड़ देना जी। ठीक है, और ये बैक, ये जो हमारे पास है, इस पे भी आपने क्या करना है जी, सेंटर निकालना बैक फेस का। तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपने इस एज के सेंटर पे आपने क्या लगाना है, सोडियम। इस एज के सेंटर में सोडियम लगाकर आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। इसको आपने जी इसके साथ ज्वाइन कर देना है, और ये जो सोडियम होगा इसको आपने इसके साथ ज्वाइन करना है। और इस तरह आपके पास हर फेस का सेंटर जो है वो आ जाएगा। जिस तरह इस फेस का सेंटर और इस फेस के सेंटर पे आपने क्या करना है, एक क्लोराइड लगा देना है। इसी तरह इस फेस का सेंटर है, इसके फेस के सेंटर में क्लोराइड लगा देना है। ये क्यूब के निचले फेस है, इसके सेंटर पे आपने लगा देना है। ये बैक फेस है, इसके ऊपर आपने सेंटर पे क्या करना है, एक क्लोराइड लगा देना है। इसी तरह ये क्यूब का फ्रंट फेस है, इस फेस के सेंटर में जो है आपने क्लोराइड लगा देना है। ये साइड फेस है क्यूब का, और साइड फेस पर आपने क्या करना है जी, इधर भी हम क्या करेंगे, एक क्लोराइड को जोड़ देंगे, क्लोराइड लगा देंगे यहाँ पे। इसी तरह आपके पास 6 फेसेस और हर फेस के सेंटर पे हमने क्या कर दिया, क्लोराइड को प्लेस कर दिया। इसके बाद अब बारी आती है जी सोडियम की, और एक सोडियम जो होगा ये यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ द क्यूब में मौजूद होगा। ये जो सेंटर ऑफ द क्यूब है ये यहाँ पर मौजूद होगा। तो अब इनको हमने नंबर को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्लोराइड की बात करते हैं। क्लोराइड आइंस जो है, क्लोराइड आइंस जो है ये हमारे पास क्यूब में कहाँ पे मौजूद है। हमने इसको 2 जगह पर देखा जी। एक हमारे पास नंबर 1 पर है, वो है कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्यूब के कॉर्नर्स पे ये मौजूद है। और दूसरे हमने देखा जी सेंटर ऑफ फेसेस, हर फेस के सेंटर में ये जो है वो क्लोराइड मौजूद है। हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स हैं क्यूब के। जिस तरह ये हमारे पास 8 कॉर्नर है, तो हर कॉर्नर पे एक मौजूद है, सो क्लोराइड आइन। तो इसलिए हमारे पास टोटल जो है वो 8 क्लोराइड आइन होंगे, 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। सेंटर ऑफ फेसिस की बात करें, टोटल फेसिस जो है वो क्यूब के, वो हमारे पास 6 फेसिस हैं क्यूब के, और हर फेस के सेंटर में हमारे पास एक जो है क्लोराइड आइन मौजूद है। अब हम इसके कॉर्नर्स की बात करें तो एक कॉर्नर जो है, जिस तरह हम इसकी बात करें, एक कॉर्नर जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप देखोगे तो ये 8 क्यूब के साथ शेयर हो रहा है। तो 8 क्यूब के साथ शेयर करें, लेकिन हमें एक क्यूब के कॉर्नर का शेयर निकालना है। तो वो शेयर निकालने का वो टोटल 8 के साथ शेयर हो रहा है, तो एक का पार्ट बनेगा 1/8। तो एक कॉर्नर का जो हिस्सा बनेगा वो हमारे पास 1/8 आएगा। तो उस 1/8 को आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा, एक कॉर्नर जो है यूनिट सेल के एक कॉर्नर पर सिर्फ एक क्लोराइड आइन हमारे पास आता है।
इसी तरह एक क्यूब में जो क्लोराइड आयन है कॉर्नर्स पे वो हमारे पास एक आ जाते हैं। और सेंटर ऑफ फेसेस की बात करें तो एक फेस जो है, चूँकि ये जिस तरह हम बात करें ये वाला फेस जो है, ये फेस का क्लोराइड ये 2 क्यूब में शेयर हो रहा है। अगर एक क्यूब ये है, एक किसी की साइड पर मौजूद हो तो 2 क्यूब के दरमियान ये शेयर हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 0.3। तो एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस जो हैं वो हमारे पास है 4, ठीक है, 4 क्लोराइड आइंस पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर इतने हमारे पास क्लोराइड आयन मौजूद हैं। अब हमने सोडियम आइंस की कैलकुलेशन करनी है कि सोडियम आइंस एक क्यूब में कितने मौजूद है। तो सबसे पहले हमें ये पता होगा कि सोडियम आइंस कहाँ पे मौजूद है। एक हमने पहले देखा जी यहाँ पर कि हर एज के सेंटर में, ठीक है, हर एज के सेंटर पे ये मौजूद है। तो सेंटर ऑफ एजिस, ठीक है, हर एज के सेंटर पे ये मौजूद है। फिर एक जो हमने सबसे आखिर पे लगाया जो है सोडियम, वो क्यूब के सेंटर में मौजूद है। तो सेंटर ऑफ दी क्यूब के सेंटर में भी ये हमारे पास मौजूद है। अब एजिस की बात करें तो एक टोटल एजिस जो है वो हमारे पास है 12 एजिस है। और एक एज जो है वो 4 क्यूब्स के में शेयर हो रहा है। एक एज 4 क्यूब्स में शेयर हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/4 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर है वो आएगा 0.3। और एक जो है वो क्यूब के सेंटर में मौजूद है। तो टोटल हमारे पास एक क्यूब में जो नंबर ऑफ सोडियम आइंस आए हैं वो भी 4 है, ठीक है। 4 सोडियम आइंस आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 4 हमारे पास सोडियम आइंस मौजूद हैं। तो अगर हम एक यूनिट सेल में बात करें तो 4 सोडियम है प्लस 4 क्लोराइड आइंस है। तो एक जो NaCl है, दिस इज़ द फार्मूला यूनिट। तो इसका मतलब 4 फार्मूला यूनिट्स आपके पास मौजूद होते हैं एक यूनिट सेल में।